27 नवंबर 1977 नैनीताल शहर के माहौल में एक तनाव साफ साफ महसूस किया जा सकता था। अगली सुबह यहां के जंगलों की नीलामी होनी थी, जो कि भारी विरोध के चलते पहले कई बार स्थगित हो चुकी थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने ठान लिया था कि विरोध के तमाम स्वर कुचल दिए जाएंगे। नैनीताल में धारा 144 लागू कर दी गई थी और पीएसी के जवान नैनी झील के चारों ओर फ्लैग मार्च कर रहे थे। शहर के जो जागरूक लोग नीलामी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके थे। ऐसे में वो तमाम लोग भूमिगत हो गए थे, लेकिन एक बेचैनी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो चिंतित थे कि विरोध नहीं किया गया तो सरकार पहाड़ के पहाड़ नीलाम कर देगी। नैनीताल के एक छोटे से कमरे में बैठकर इन्हीं में से कुछ युवा मंथन कर रहे थे कि अगली सुबह ऐसा क्या किया जाए कि नीलामी के खिलाफ लोग लामबंद हो सकें। तभी एक युवा ने सुझाव दिया कि साल 1924 के जंगल सत्याग्रह के दौरान गौरदा ने वृक्षण का विलाप शीर्षक से एक कविता लिखी थी, क्यों ना उसे ही हथियार बना लिया जाए। यह सुझाव सभी को पसंद आया और रातों रात गौरदा की वो किताब स्मगल की गई। 1924 की कविता को आधार बनाते हुए उस रात एक नई कविता रची गई। उसी रात इस कविता की धुन भी बनाई गई और फिर अगली सुबह जो हुआ वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। इस कविता से प्रतिरोध के इतने मजबूत स्वर उभरे कि पूरा शहर लामबंद हो गया और सरकार को जंगलों की नीलामी रोकते हुए घुटने टेकने पड़े। 27 नवंबर 1977 की उस रात को जो कविता रची गई थी वो आगे चलकर प्रतिरोध की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक बनी। इसे रचने वाले व्यक्ति का नाम था गिरीश तिवारी गिरदा और इस कविता के बोल थे, आज ही वाले तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, निकरण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल। नमस्कार, मैं हूं अमन रावत और आप देख रहे हैं 12 मासा की विशेष प्रस्तुति विरासत। दस सितंबर 1943 के दिन अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव ज्योली में जीवंती देवी और हंसा दत्त तिवारी के घर जन्मे गिरीश कुल एक बहन और 4 भाई थे। बड़ी बेटी के जन्म के बाद ही जीवंती देवी ने अपनी आंखें खो दी थी, इसलिए वो अपने बेटों के चेहरे कभी नहीं देख पाई। पिता पीडब्ल्यूडी सिक्किम में कार्यरत थे, इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने अपना परिवार अपने छोटे भाई बद्री दत्त तिवारी के संरक्षण में अपने पैतृक गांव ज्योली भेज दिया। गिरीश का बचपन इसी गांव में बीता और शुरुआती शिक्षा भी यहीं हुई। इसके कुछ समय बाद जब उनका दाखिला अल्मोड़ा के सरकारी इंटर कॉलेज में हुआ तो वे अपनी बड़ी बहन के साथ अल्मोड़ा में ही रहने लगे। स्कूल के दिनों में गिरीश का मन कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि चंचल स्वभाव वाला यही गिरीश एक दिन अपनी रचनाओं और लेखन से ही पहचाना जाएगा और जनता का लोकप्रिय गिरदा बन जाएगा। गिरदा के भांजे रमेश चंद्र मिश्र उन्हें नानू मम्मा कहकर बुलाया करते थे। पहाड़ में प्रकाशित एक लेख में वो लिखते हैं, मेरे 2 मामा रजनी कुमार और गिरदा हमारे यहाँ रहकर ही पढ़ा करते थे और यहीं से उन्होंने हाई स्कूल पास किया। लेकिन नानू मम्मा का मन पढ़ाई में कम ही लगता था। मेरे चाचा घनश्याम यही इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। वो नानू मम्मा की परीक्षा की कॉपियां माँ यानी गिरदा की बहन के सामने पटकते हुए कहते थे, यो छन तुम्हार भाई करतूत। हाई स्कूल के बाद गिरदा ने शायद 11वीं में एडमिशन तो लिया, लेकिन वापस गाँव चला गया। फिर कुछ समय बाद गिरदा गाँव से भागकर लखनऊ चले गए। यहाँ जीवन यापन के लिए उन्होंने रिक्शा तक चलाया। उनके घर से भागने के पीछे की कहानी बताते हुए कथाकार नवीन जोशी लिखते हैं, युवा होते होते गिरदा को मोहब्बत की चोट खानी पड़ी। ये पहला प्यार ही था और हरगिज एक तरफा न था, लेकिन दोनों एक दूसरे के हो भी ना सके। मन की यह गांठ वह कभी खोलता न था, लेकिन एक बार किसी बहाने मेरे सामने थोड़ा खुल ही पड़ी थी। मुझे पक्का लगता है कि अल्मोड़ा से भागने के पीछे मोहब्बत की ये चोट ही रही होगी। इसीलिए कहता हूं कि यह कुछ बनने के लिए नहीं भागा था। अपने टिन के बक्से में लाल और क्रीम कलर की एक साड़ी छुपाए वह पूरनपुर, पीलीभीत, लखनऊ और अलीगढ़ की तरफ भटकता फिरा। वैसे गिरदा के घर से भागने के बारे में एक अन्य संभावना भी जताई जाती है। इस बारे में धर्मवीर सिंह परमार लिखते हैं कि बचपन से ही गिरदा में गलत बातों का विरोध करने का गुण रहा। लगभग 1960 में उन्होंने अपने गले में हुड़का डाल लिया था। घर में इस बात को लेकर खूब कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद वो लखनऊ चला गया। दरअसल हुड़का एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसे एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र भी मानव समाज की तरह ही जाति बेड़ियों में बंधा रहा है। इसे अमूमन दलित समाज के लोग अपनी आजीविका के लिए बजाते रहे हैं, जिन्हें हुड़की या बादी कहा जाता है। जबकि गिरदा ब्राह्मण परिवार से थे।
ऊपर से पिता सरकारी कर्मचारी और चाचा सुप्रसिद्ध वैद्य, इसलिए उनका हुड़का बजाना परिवार वालों को पसंद नहीं था। घर से भागकर लखनऊ में कुछ समय काम करने के बाद गिरदा पीलीभीत के पूरनपुर चले गए, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्जी यानी मजदूरों से काम करवाने की नौकरी मिल गई। यही वो समय था जब गिरदा ने जीवन के कठोर पाठ पढ़े और यहीं से उन्होंने वामपंथी राजनीति भी समझी। उन्होंने मजदूरों और किसानों की व्यथा को नजदीक से देखा और शायद यहीं से उनके जीवन में एक फक्कड़पन भी आया। पूरनपुर में ही उनकी मुलाकात पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे दुर्गेश पंत से हुई थी। फिर साल 1967 में मशहूर गीतकार और रंगकर्मी बृजेंद्र लाल शाह ने गिरदा को गीत एवं नाटक प्रभाग में आवेदन करने के लिए प्रेरित किया और गिरदा स्थायी नौकरी के लिए चुन लिए गए। बृजेंद्र लाल शाह खुद भी उस समय नैनीताल स्थित गीत एवं नाटक प्रभाग में कार्यरत थे। इसी नौकरी में रहते हुए गिरदा को कर्नल गुप्ते और लेनिन पंत जैसे दिग्गजों के साथ काम करने और रंगमंच की बारीकियां सीखने का मौका मिला। धीरे धीरे गिरदा स्क्रिप्ट, कोरस और गीत भी लिखने लगे। नवीन पांगती इस बारे में लिखते हैं, गिरदा अपने काम में इतना मगन हो गया था कि एक बार रुद्रपुर में मोहिल माटी के मंचन के दौरान वो स्टेज में 8 से 10 फुट नीचे गिर गया। दर्शकों में खलबली मच गई, लेकिन गिरदा ने अपने हाथ से माइक नहीं छूटने दिया और जल्दी से उठकर वापस स्टेज पर चढ़ गया। साल 1968 में दुर्गेश पंत के साथ मिलकर गिरदा ने कुमाऊनी कविताओं का संग्रह शिखरों के स्वर प्रकाशित किया, जिसे एक अभूतपूर्व पहल के रूप में दर्ज किया गया। गीत एवं नाटक प्रभाग में कामों की वजह से गिरदा का लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में भी आना जाना शुरू हो चुका था। इसी दौरान सुमित्रा नंदन पंत, फैज अहमद फैज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मिर्जा गालिब जैसे कवियों का उन्होंने खूब अध्ययन किया और उनका लेखन भी इन लोगों से प्रभावित होता रहा। अब संघर्षों का वो दौर भी शुरू होने ही वाला था, जिसमें ढलकर गिरीश तिवाड़ी को जनता का गिरदा बन जाना था। 1970 के दशक की शुरुआत से ही अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में जंगलों के दोहन का एक नया दौर शुरू हुआ। विकास के नाम पर धड़ाधड़ जंगल काटे जाने लगे और इसके लिए सरकार प्राइवेट ठेकेदारों को टेंडर बांटने लगी। पहाड़ी लोगों के लिए उनके जंगल सिर्फ दैनिक जीवन के साधन ही नहीं, बल्कि संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ऐसे में यहां जंगलों की खुली नीलामी और कटान के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। ये वन आंदोलन अपने चरम पर तब पहुंचे जब चमोली के रैणी गांव की महिलाओं ने पुरुषों की अनुपस्थिति में पेड़ों से चिपककर उनको काटने से बचाया और चिपको आंदोलन देश दुनिया में जाना गया। शुरुआती दौर में गिरदा ने इन आंदोलनों में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। फिर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इस इमरजेंसी के बीच ही जन्म हुआ नैनीताल की सुप्रसिद्ध नाट्य संस्था युगमंच का। गिरदा भी शुरुआत से ही इससे जुड़ गए। धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग की ऐतिहासिक प्रस्तुति डीएसबी कॉलेज में हुई, जिसका निर्देशन लेनिन पंत ने गिरदा और वासुदेव त्रिपाठी को साथ में लेकर किया। इमरजेंसी के दौरान ही गिरदा ने शासन का विरोध करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का निर्देशन भी किया। इसके बाद गिरदा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इमरजेंसी का विरोध करते हुए अपने बहुचर्चित नाटक नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ लिखे। अब गिरदा नाटकों के लिए गीत और कोरस के अलावा कविताएं भी लिखने लगे थे और उनके कवि सम्मेलनों में जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। साल 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और केंद्र में इंदिरा गांधी को हराकर मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। सरकार तो बदल गई, लेकिन पहाड़ों के हालात वही बने रहे। प्रदेश सरकार पहले की तरह ही जंगलों को नीलाम करती रही। 28 नवंबर 1977 के दिन नैनीताल में वनों की नीलामी होनी थी। गिरदा और उनके साथी इस नीलामी को रोकने और इसके विरोध करने के लिए पिछले कई दिनों से मंथन कर रहे थे। इसी मंथन के दौरान शेखर पाठक ने सुझाव दिया कि साल 1924 में लिखी गई गौरदा की कविता वृक्षण को विलाप के आधार पर कुछ रचा जाए, और तब गिरदा ने कविता रची। आज ही वाले तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, निकरण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल। इस कविता को गाते हुए जब गिरदा और उनके साथी नैनीताल की सड़कों पर निकले तो उनके पीछे धीरे धीरे लोग जुटना शुरू हो गए। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था, इसलिए भीड़ का नेतृत्व कर रहे सभी लोगों को गिरफ्तार कर 36 किलोमीटर दूर हल्द्वानी थाने भेज दिया गया। लेकिन दोपहर होते होते नैनीताल शहर में एक ऐसी घटना हुई कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और सरकार को नीलामी टालनी पड़ी। इस घटना के बारे में नवीन पांगती लिखते हैं, दोपहर में छुट्टी के टाइम CRST कॉलेज के बच्चे जब झुंड से बाहर निकले तो उन्हें आंदोलनकारी समझकर फायर ब्रिगेड वालों ने उन पर पानी की बौछार कर दी। सकपकाई छात्रों ने प्रतिक्रिया में पत्थर फेंके तो पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ मच गई। आग की तरह बात शहर भर में फैली और आधे घंटे में ही DSB कॉलेज से छात्रों का जुलूस शैले हॉल की तरफ बढ़ा। हुजूम को आते देख पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसा दी
हुड़दंग शुरू हुआ और देखते ही देखते शैले हॉल आग के हवाले कर दिया गया। उधर हल्द्वानी थाने में बंद वन आंदोलनकारियों को भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। गिरदा वहां भी कैदियों को कविता सुना रहा था। 6 घंटे बाद शाम को उन्हें यह कहते हुए रिहा कर दिया गया कि नीलामी रोक दी गई है। बाहर आकर उन सबको पता चला कि नैनीताल क्लब जल चुका है और शहर में खूब आगजनी हुई। अगले दिन ये सभी लोग हल्द्वानी से वापस नैनीताल आए और फिर उसी शाम को गिरदा अपना हुड़का लेकर सड़कों पर निकल पड़े। कुछ देर बाद गिरदा और उनका हुड़का दोनों ही मल्लीताल के रामलीला मैदान में गरज रहे थे। लेकिन इस बार विरोध में कुछ बदलाव सा था। इस बार गिरदा और उनके साथियों के साथ पूरा शहर शामिल था। हजारों लोग इकट्ठा होकर उन्हें सुन रहे थे। गिरदा का आज हिमालय तुमुन के धत्यूं छो, जागो जागो हो मेरा लाल गाना हिमालय की पुकार बन चुका था और लोगों को झकझोर रहा था। गिरदा लोगों के दिलो दिमाग में छा चुके थे, उनके साथी बन चुके थे। आंदोलन में उनकी कविताओं के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाने लगा। गिरीश तिवारी अब जन कवि गिरदा बन चुके थे। उनके हुड़के की थाप यहां से बढ़ती ही चली गई। वन आंदोलन हो या नदी बचाओ आंदोलन, नशा मुक्ति आंदोलन हो या फिर उत्तराखंड आंदोलन, गिरदा की कविताएं प्रखर होती चली गई। उनके गीत तमाम जुलूसों और जलसों में गाए जाने लगे। गिरदा खुद सड़कों से लेकर सभाओं और कवि सम्मेलनों से लेकर गोष्ठियों तक में छाए रहते। 1980 के दशक में पहाड़ के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे थे और इससे यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां भी काफी खराब होने लगी थी। इसके खिलाफ फरवरी 1984 में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था, जो शराब पीता है वह परिवार का दुश्मन है, जो शराब बेचता है वह समाज का दुश्मन है और जो शराब बिकवाता है वह देश का दुश्मन है। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि वो ही इससे सबसे ज्यादा पीड़ित भी थी। शराब पहाड़ी जिलों में सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत था। प्रशासन खुद शराब का व्यापारी था, इसलिए आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। आंदोलन में शामिल लोगों को धमकियां दी गई, झूठे मुकदमों में फंसाया गया और खूब गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन आंदोलन नहीं रुका। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी कर रही थी। गिरदा खुद वाहिनी के सदस्य थे, इसलिए उनका आंदोलन में कूदना स्वाभाविक था। इस आंदोलन के लिए भी उन्होंने गीत लिखे, जिनमें से एक था धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे। नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन में गिरदा सक्रिय थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वे खुद भी बीड़ी और शराब के आदी थे। ये आदत इतनी गहरी थी कि इस आंदोलन के दौरान जब उन्होंने अचानक पीना छोड़ा तो बीमार पड़ गए। पहाड़ में प्रकाशित एक लेख में महेश पांडे ने इस बारे में लिखा है कि उसके कितने रूप गिनाऊं। रानी खेत में ईजा का प्यारा बेटा हो जाता था तो भाइयों और बहन का दद्दा। एक तरह से देखें तो वह था तो अजात शत्रु, लेकिन अपनी आदतों से अपना शत्रु भी खुद ही था। गिरदा का व्यक्तिगत जीवन सादगी और संवेदनशीलता से भरा था। सबको प्यार से बब्बा कहकर बुलाना और अपने से छोटी उम्र वालों को भी समतुल्य समझकर उन्हें महत्व देना जैसी आदतों के चलते वो सबके दोस्त हो जाते थे। नैनीताल क्लब चौराहे के पास ही दुकान के एक छोटे से कमरे में वो रहा करते थे। उनके साथ राजा और उनका बेटा प्रेम भी रहा करते थे, जिसे गिरदा प्यार से पिरम बुलाते थे। धर्मवीर सिंह परमार लिखते हैं, एक दिन राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं जा रहा था कि पिरम यानी प्रेम अकेला सड़क में आगे आगे जाने लगा। दूसरी तरफ अचानक गाड़ी आ गई। दौड़कर राजा की पत्नी ने अपने बच्चे को खींचकर किनारे किया, लेकिन गाड़ी से खुद को नहीं बचा पाई। रोता हुआ राजा अपने बच्चे को पकड़कर सड़क पर जा ही रहा था कि गिरदा से उसकी मुलाकात हुई और गिरदा उसे अपने साथ ले आए। उसके बाद एक ही कमरे में गिरदा, राजा, पिरम और मेहमान बड़े मजे से रहते थे। यहां तक कि बाबा नागार्जुन जैसे साहित्यकार भी उस कमरे में पाए गए। 10 जून 1987 के दिन गिरदा का विवाह हुआ। उनकी पत्नी हेमलता तिवारी अपने विवाह वाले दिन को याद करते हुए लिखती हैं, इनके कहने पर हमारी कुंडली नहीं मिलाई गई। वैसे तो वो पूजा पाठ को नहीं मानते थे, लेकिन कहते थे कि तुम करोगी तो मैं मना भी नहीं करूंगा। पीठिया लगाओ कहने पर लगा भी लेते थे, लेकिन आगे जाकर मिटा देते थे। हमारी शादी के दिन सिर्फ 3 फेरे ही हुए थे कि उतने में ही पंडित जी से बस करो कह दिया था। शादी में न कुछ लिया और न कुछ दिया। उनके विवाह के 2 दिन को याद करते हुए उनके मित्र राजीव कटियार लिखते हैं, हाँ गिरदा, सन 87 में तेरी बारात में शामिल होने का मौका मुझे मिला ठहरा। वैसे बारात तो थी नहीं, शायद तुमने सब चाहने वालों को कड़ाई से बराज दिया होगा। अलबत्ता जन नाट्य मंच अल्मोड़ा के 2-4 साथियों के साथ हम कुछ लौंडे लपाड़े तुम्हारे साथ लग लिए थे। पहाड़ के टॉप पर हेमलता भाभी का घर, चतुर्दिक खुला वितान, खिड़की दरवाजों से बादलों का आवागमन। गए और चाय नाश्ता कर लौट आए। शादी के बाद गिरदा पहले गायत्री निवास रहे और फिर कैला खान रहने आ गए। उनका एक बेटा हुआ जिसे बाबा नागार्जुन ने नाम दिया तुहिनांश। मशहूर कवि और लेखक मंगलेश डबराल ने गिरदा के जीवन और कार्य की समीक्षा करते हुए उनकी तुलना बाबा नागार्जुन से की। उन्होंने इस बारे में लिखा कि यह कहने की इच्छा होती है कि गिरदा पहाड़ के नागार्जुन है। गिरदा का व्यक्तित्व भी नागार्जुन से मिलता जुलता है। उसी तरह की फकीरी, फक्कड़पन, यायावरी और समाज से गहरा लगाव, अपने जन की नियति बदलने की वैसी ही बेचैनी और निजी जीवन के दुखों अभावों की उधेड़ बुन से बेपरवाही,
बाबा और गिरदा दोनों के जीवन में मनुष्य और समाज को बदलने की निरंतर कोशिश है। उत्तराखंड आंदोलन में भी गिरदा पूरी तरह से सक्रिय रहे थे। अलग राज्य की मांग वैसे तो काफी पहले से की गई थी, लेकिन धारदार आंदोलन की शक्ल उसने 90 के दशक में ली। लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए अल्मोड़ा अखबार की तर्ज पर ही नैनीताल समाचार की स्थापना की गई और गिरदा इसका अभिन्न हिस्सा बने। आक्रामक रूप से सरकार का विरोध करने के कारण अल्मोड़ा अखबार को बंद होना पड़ा था, लेकिन नैनीताल समाचार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार आंदोलन से संबंधित मुद्दों और खबरों को छापता रहा। हेमलता तिवारी लिखती हैं कि उत्तराखंड आंदोलन के समय वे बहुत सक्रिय रहे। आज यहां तो कल वहां, मैं और तुहिन भी साथ चल लेते थे, कभी कभी नैनीताल में तो साथ ही रहते थे। गिरदा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का एक मजबूत हिस्सा भी रहे। 1994 के आसपास जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो गिरदा की जैता एक दिन तो आलो वो दिन ये दुनी में और धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे जैसी कविताओं ने लोगों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई। साल 1996 में गिरदा ने गीत एवं नाट्य विभाग की नौकरी छोड़ दी और उत्तराखंड आंदोलन को लेकर लोगों के साथ सीधा सड़कों पर उतर पड़ी। उन्होंने अपनी कविताओं से राज्य आंदोलन की मांग को तो मजबूती दी ही, साथ में वो रूपरेखा भी दिखाई कि पृथक उत्तराखंड राज्य कैसा होना चाहिए। इस बारे में गिरदा ने कविता कही। धन मायेड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल, बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल, खटीमा मसूरी मुजफ्फर के हम के भूली जूलो, हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया चली हम लड़ते रूलो, झूठनी कश होलो उत्तराखंड कश हमारा नेता, और कश होली विकास नीति कश होली व्यवस्था। खाली उत्तराखंड यशो होलो जो राजल हरोची तो तस जो उत्तराखंड होलो फिर उत्तराखंड फायदे की बे तो कश होलो उत्तराखंड कश हमारा नेता, और कश होली विकास नीति कश होली व्यवस्था। जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, पूरी बहस करूं लो, हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो, सचनी मरल झुर झुरी जा झूठनी डोरी पाला, और लिश लाकाड़ा बजरी चोर जानी फोरी पाला। सचनी मरल झुर झुरी जा झूठनी डोरी पाला, लिश लाकाड़ा बजरी चोर जानी फोरी पाला। जे दिन जाले योशनी है जो हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया बेड़ी हम लड़ते रूलो। साल 2001 में गिरदा को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था, लेकिन न तो उन्होंने अपना कवित्व छोड़ा और न ही जन सक्रियता। शारीरिक रूप से काफी बीमार होने के बाद भी वो लेखन और जन जागरण के कार्यों से जुड़े रहे। 2002 में उत्तराखंड आंदोलन और उत्तराखंड काव्य पर केंद्रित गिरदा की कविताओं और गीतों का नया संकलन प्रकाशित किया गया। गिरदा कहीं भी रहे हों, उन्हें अपनी पैतृक गांव ज्योली की हमेशा याद आती रही। उसे याद करते हुए उन्होंने लिखा था, तुम बहुत याद आती हो ज्योली मुझे, जिंदगी की डगर में हर एक शाम पर, मौसमी सीढ़ियों के हर पायदान पर, तुम बहुत ही सताती हो ज्योली मुझे, तुम बहुत याद आती हो ज्योली मुझे। गिरदा के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने फीचर फिल्मों में भी काम किया था। भगवती चरण वर्मा की कहानी वसीयत के ऊपर इसी नाम से राजीव कटियार ने फीचर फिल्म बनाई, जिसके मुख्य किरदार जनार्दन जोशी का रोल गिरदा ने ही निभाया था। फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए राजीव लिखते हैं, फिल्म का आधे से अधिक भाग जनार्दन जोशी का वसीयत पाठ है। आचार्य के पूरे कुनबे के सामने गिरदा का काम 4 से 5 दिन बाद शुरू होना था। वे थोड़े उद्विग्न थे। मुझे क्या करना होगा राजीव, मुझसे होगा ना? दरअसल 4-5 दिन खाली बैठना जब शूटिंग चल रही हो उन जैसे सक्रिय इंसान के लिए कठिन था, उन्हें बेचैन कर रहा था। खैर, जब उनका गुबार जमीन पर बैठ गया, गाड़ी टाइम टेबल से दौड़ने लगी, तो फिर उन्हें डायरेक्ट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बनारस में हुई थी और 2003 में नैनीताल के अशोक टॉकीज में इसे दिखाया गया। गिरदा खुद चौथे दिन इसे देखने आए। इसके अलावा बेला नेगी की फिल्म दाएं या बाएं में भी गिरदा ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया। गिरदा ने स्वयं तो लोक संस्कृति को संजाने में योगदान दिया ही, साथ ही कई सारे लोक कलाकारों को खोजकर उन्हें समाज के सामने लाने का श्रेय भी उनको जाता है। रमोल गायक हरदा सूरदास और भड़ों गायक झूसिया दमाई ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर आने के बाद अपनी विशिष्ट गायन शैली से लोगों के दिलों में राज किया। झूसिया दमाई पर तो उन्होंने 400 पेज का एक शोध भी लिखा था। 1994 में गिरदा ने हरदा सूरदास से अपनी पहली मुलाकात कुछ इस तरह से लिखी थी। बात कुछ साल पुरानी रही होगी, संभवतः 1980-81 की। मई जून का महीना नैनीताल टूरिस्टों से खचाखच भरा हुआ।
शहर की माल रोड मोटर कारों से त्रस्त। ऐसे वातावरण में स्टेट बैंक मल्लीताल के पास मेरे कान में अचानक पहाड़ी हुड़के की गमक के साथ नेपाली मिक्स पहाड़ी गीत गाती एक सुरीली आवाज पड़ी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो सड़क किनारे पेड़ की छाया में बैठ एक सूरदास हुड़का बजाता गीत गाता दिखाई दिया। गीत की स्थाई आज भी मुझे याद है। गोपुली फूलियों ही हिमाल हवाले, मैं तो फूली भिना जू तिमरी माया ले। गीत पूरा होने पर उस अंधे गायक ने सामने बिछे कपड़ों को हाथ से टटोला और वह रेजगारी समिति जिसे आते आते लोग कृपा पूर्वक उस कपड़े में डाल गए थे। कवि सम्मेलनों के अलावा गिरदा और प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की जुगलबंदी भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रही। उनकी जुगलबंदी ने न सिर्फ उत्तराखंड और भारत बल्कि अमेरिका में भी काफी धूम मचाई। साल 2007 में उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने अपने सालाना कार्यक्रम में न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और न्यू हैम्पशायर में शेखर पाठक, गिरदा और नरेंद्र सिंह नेगी की जुगलबंदी के कार्यक्रम करवाए। गिरदा के साथ अपनी जुगलबंदी को याद करते हुए नरेंद्र सिंह नेगी लिखते हैं कि सर्वप्रथम 1999 में गढ़वाल सांस्कृतिक मंच पौड़ी ने राजू रावत की सलाह पर हम दोनों की जुगलबंदी का एक प्रयोग किया, जिसकी सफलता के बाद पहाड़ ने नैनीताल में, इप्टा ने देहरादून में, चंदन दांगी ने दिल्ली में कार्यक्रम करवाए। शेखर पाठक ने हमें जोला मुरली का नाम दिया था। शेखर दा, चंदन दांगी और हमने गिरदा के गीतों की स्टूडियो रिकॉर्डिंग की योजना भी बनाई थी। जीवन भर कैसेट बाजार से हमेशा दूर रहने वाले गिरदा को किसी तरह से मनाया गया और वो राजी भी हो गए थे। अक्टूबर 2010 में हिमालयन फिल्म्स कंपनी देहरादून में रिकॉर्डिंग तय की गई थी, किंतु हमने देर कर दी। हम योजना बनाते रह गए और वह अपने गंतव्य को चला गया। नरेंद्र सिंह नेगी और शेखर पाठक ने 12 मासा से बात करते हुए गिरदा से जुड़ी अपनी जो यादें साझा की हैं, उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैंने गिरदा से कहा मैं एक गाना गा सकता हूँ आपका, मैंने कहा उसमें, तो कहने लगे कि हाँ हाँ नरेन बोलते थे, नरेन बोलू गाओ यार। मैंने कहा दादा कोई उच्चारण में गड़बड़ होगी तो मुझे माफ़ कर देना। कहने लगा नहीं गाओ। तो गिरदा ने मुझे परमिशन दी। फिर ततुक नहीं लगा वो दे कुछ लाइनें अगर आपको याद हो ये वाला एक दिन तो ततुक नी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, ततुक नी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जैता एक दिन तो आलो ओ दिन यो दुनी में हो जैता कभी न कबित आलो ओ दिन यो दुनी में। जमता था ना, दाढ़ी में गिरदा है और हुड़का हाथ में है और पूरे एक्शन में गिरदा की तुम बॉडी के लोज देखते ना, वो जैसे घूमता है, हुड़का बिल्कुल उसमें जा रहा है और फिर हुड़का साइलेंस हो रहा है, जो वो गा रहा है उसको हिंदी में नरेट कर रहा है। अरे बेची दिया रड़ो पानी ठंडी बयाल, न्योली चाचरी ज्वाड़ा, पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, और लीसा गड़ान के घावों से दी गई खाल मेरी उतार। आंदोलन में गिरदा का तो निरंतर चल रहा था वो गाना, जो बोट क्लब में ये लोग करते थे। हर समय वो उसमें कुछ न कुछ कड़ी जोड़ते चले जा रहे थे और हम लगातार उसको सुन रहे थे नैनीताल समाचार अखबार के माध्यम से। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमा। गिरदा के तमाम गीत और कविताएं वक्त के साथ साथ और भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उनकी ऐसी रचनाओं की लंबी फहरिस्त है जिसमें बोल व्यापारी तब क्या होगा, पानी बीच मीन प्यासी, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रूल, आज हिमालय जैसी कई रचनाएं शामिल हैं। गिरदा ने बच्चों के लिए भी कविता करते हुए लिखा था, जहां न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न अक्षर कान उखड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां किताबें निर्भय बोलें ऐसा हो स्कूल हमारा, मन के पन्ने पन्ने खोलें ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां बालपन जी भर चहके ऐसा हो स्कूल हमारा। लगभग 40 से 50 साल लिखने के बाद भी गिरदा का ध्यान अपने ज्यादातर गीतों के प्रकाशन पर नहीं गया। वो आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदार रहे और उनका ध्यान अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जागृत करने में ही लगा रहा। 22 अगस्त 2010 को गिरदा इस जीवन को अलविदा कह गए। जीवित रहते हुए तो उन्होंने समाज की कई भ्रांतियां तोड़ी हैं, लेकिन मौत के बाद भी वो समाज को बदलते रहे। उन्होंने कभी जिक्र किया था कि मेरी अंतिम यात्रा में महिलाएं भी होंगी, और ऐसा ही हुआ भी। पूरा शहर ही उनके अंतिम दर्शन करने उमड़ पड़ा था और उनके लिखे गीत गाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी स्मृति में शेखर पाठक ने लिखा है
कि यूं तो सब यही कहते हैं कि 22 अगस्त 2010 को गिरदा तुम इस असार और परिवर्तनशील संसार से चले गए, पर हमें आज भी यही लगता है कि तुम अभी भी यहीं हो, यहीं रहोगे अंत तक। किसके अंत तक? हमारी सामाजिक सांस्कृतिक स्मृति के, जो हमारे बाद भी बनी रहेगी। चाहे हम नी ले सकूं, चाहे तुम नी ले सको, चाहे हम नी ले सकूं, चाहे तुम नी ले सको, मगर कोई न कोई तो ल्या लो उ दिन यो दुनी में हो जाता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में विदिन हम नी हूँ लो, लेकिन हम ले विदिने हूँ लो, विदिन हम नी हूँ लो, लेकिन हम ले विदिने हूँ लो, जता एक दिन त आलो जो दिन यो दुनी में हो जाता एक दिन त आलो, जो दिन यो दुनी में जता कोई न कोई तो ल्या लो उ दिन यो दुनी मैं हो जाता एक दिन त आलो यो दिन यो दुनी में। विरासत के इस एपिसोड की स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव नेगी ने। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही 12 मासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी जिज्ञासाओं की खुराक 12 मासा।